इस बात को करीब 50 साल हो गए जब इंसान ने चांद पर कदम रखा। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और भी मजबूत है, लेकिन चांद पर जाने के बारे में कोई भी देश क्यों नहीं सोचता? क्या अब चांद पर जाना पहले से ज़्यादा महंगा है, या पहले के एस्ट्रोनॉमर्स या नासा वालों ने कुछ ऐसा देख लिया जिससे वो चांद के नाम से डरने लगे? तो क्या इज़ देयर समथिंग ऑन द मून? इतिहास हमें बताता है कि 1969 से 1972 तक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने टोटल 6 बार चांद पर कदम रखे हैं, और सबसे आखिरी मिशन 19 दिसंबर 1972 में पूरा किया गया, जब अपोलो 17 से यूजीन केरनैन, हैरिसन स्मिथ और रोनाल्ड इवेंस को प्रशांत महासागर से यूएसएस टिगोनडेरोगा द्वारा बरामद किया गया। I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. चांद पर जाने का प्लान बनाने की वजह खुद को एक मजबूत देश साबित करना था, और उस वक्त चांद पर जाने का प्लान इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि रशिया भी इस रेस में बराबरी से सफल हो रहा था। चांद पर जाने का खर्च $7 बिलियन से $20 बिलियन तक चला गया था, और इतना बड़ा बजट उस वक्त किसी भी देश के लिए एक सरदर्द ही था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने खर्च के बाद भी तकनीकी नज़रिए से इंसान बस कुछ ही मिनट्स चांद पर टिक सकता था। शुरू के कुछ ट्रिप्स के खर्चे से, जहां ज़्यादा साधन नहीं थे चांद पर ज़्यादा देर सर्वाइव करने के लिए, नासा को लगने लगा कि बाकी के प्लान किए हुए चांद का सफ़र को पूरा करना असंभव है। फिर भी चांद पर कदम रखने की जीत के बाद वेस्टर्न देशों का चांद पर दोबारा जाने का प्लान ठंडा पड़ने लगा, और यहाँ तक कि रशिया ने भी अपने कदम इस रेस से पीछे कर लिए, और चांद पर एक कॉलोनी बनाने का सपना अधूरा रह गया। आने वाले सालों में जिन देशों ने चांद पर इंसानी कदम रखने का सपना देखा था, उन्होंने यहाँ पर रोबोटिक यान भेजने शुरू कर दिए, जिसमें से बहुत सारे रोबोटिक यान चांद की सतह पर पहुँचने से पहले ही बर्बाद हो गए, और कुछ यान चांद पर पहुँचते ही काम करना बंद कर दिए। और इन सब के बाद भी हमें चांद की बहुत कम नॉलेज है। अपोलो मिशन के बाद ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगीं जिसमें यह कहा जाने लगा कि चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों का सामना पत्थर और धूल के अलावा किसी और भी दूसरी चीज़ से हुआ। उनका कहना था कि अंतरिक्ष यान के लैंडिंग के पास उन्हें किसी और के पैर के निशान मिले, और उन्होंने हवा में कुछ अजीब सी चीज़ें उड़ती हुई देखी। कुछ केसेस में ये कहा गया कि ऐसी चीज़ें सिर्फ ख़राब कैमरे की वजह से दिखने लगी थी, क्योंकि उस वक्त कैमरे की क्वालिटी सही नहीं थी। लेकिन कुछ ऑडियो फाइल्स ऐसी थीं जिसे एक साजिश के तहत पेश किया गया। इन सभी कहानियों में से एक ही चीज़ कॉमन थी, और वो ये कि वहाँ पर कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि इंसान वहाँ पर कदम रखे। 2015 से रेडिट पर एक आर्टिकल वायरल होने लगा जो कि एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने अपोलो 17 से जुड़े कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखने की बात की थी। उनके लिखे गए आर्टिकल कुछ ऐसे थे जिसका कोई रेफरेंस नहीं था और उसे आसानी से नकार दिया जा सकता था, लेकिन इन सब के बाद भी कुछ ऐसी कथित जानकारियां थीं जो बाकी के अंतरिक्ष यात्रियों के कहानी से मेल खा रही थीं। एक अनजान सोर्स से खबर ये भी आने लगी कि अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री लैंडिंग के बाद थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें किसी दूसरे यान के टुकड़े वहां के जमीन पर पड़े हुए मिले। इसके साथ साथ उन्हें वहां पर दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की बॉडीज भी मिली जो कि स्पेस सूट से रशियन लग रहे थे। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनकी बॉडीज पर जो निशान थे वो मारपीट और झगड़े के थे, जैसे किसी चीज से इनकी हाथापाई हुई हो, और उसी वजह से इनके बदन पर इतने सारे निशान बने हुए थे। उनके यान का टुकड़ा ऐसी शक्ल में था जैसे कि किसी ने वो टुकड़ा यान से उखाड़ फेंका हो, और अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट के शीशे कुछ एक ही अंदाज में टूटे हुए थे। ये देखते ही अमेरिकन्स ने बेस पर खबर दी कि उन्हें जल्द ही वापस बुला लिया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से बेस ने उन्हें कुछ और देर रुकने को कहा। इसी दौरान चांद पर अमेरिकन लगातार रेडियो पर घबरा कर सूचना दे रहे थे कि वो कुछ अनजान आकृतियों को एक पहाड़ पर देख रहे हैं, और वो चीज़ धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। उस आर्टिकल में यह भी लिखा था कि 1989 में एक मिशन की प्लानिंग हुई थी जिसका लक्ष्य
चांद से वो टूटे हुए यान और वहां पर मरे हुए लोगों के डिटेल का पता लगाना था और जमीन पर लौटने के बाद इस ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट को चांद से लौटे हुए लोगों से जानकारी हासिल करनी थी। रशियन लैंडर सिर्फ वहां बाकी के डेड बॉडीज के लिए पहुंचे थे जिन्हें किसी अनजान चीज ने मारा था, और उन्होंने ठीक वहीं लैंड किया जहां पे दिसंबर 1990 में अपोलो 17 ने लैंड किया था। इस अटैक को ओखोत्स्क के लॉन्च साइट से देखा भी गया था जब तक हर आदमी मारा नहीं गया। क्या चांद की सतह बाकी एस्ट्रोनॉमर्स की लाश से भरी हुई है और जिसकी जानकारी हमेशा हमसे छुपाई जाती है? जो एस्ट्रोनॉमर मारे गए उनकी पर्सनल डिटेल को हमेशा के लिए छुपा लिया गया। 1969 में जब अपोलो 10 में बैठे हुए यात्री जीन केर्नैन और जॉन यंग जब चांद की परिक्रमा कर रहे थे, तब उन्हें नीचे चांद की सतह से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इस आवाज को एक विस्लिंग साउंड का नाम दिया गया जो कि आउटर स्पेस से आ रही थी। नीचे जमीन पर बैठे कंट्रोलर के पास इस आवाज के आने का जवाब नहीं था और कुछ सालों के बाद इस आवाज के होने की वजह को यान से आ रहे VHF साउंड बताया गया जो कि अंतरिक्ष यान में अलग अलग जगह पर लगा होता है। एक और घटना जो कि अपोलो 15 मिशन के टाइम 1971 में घटी, जब डेविड स्कॉट एंड जेम्स एर्विन अपने लैंडर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि चांद के माउंट हेडली के पास किसी तरह के यान के चलने का निशान चांद के सतह पर बना हुआ है और कहा कि ये निशान एक सीधी रेखा में बने हैं जो ईस्ट से वेस्ट तक हैं। अपोलो 11 के क्रू मेंबर्स ने भी बताया कि उन्होंने चांद की सतह पर बहुत बार अलग अलग तरह के स्पेस क्राफ्ट देखे हैं और साथ ही साथ स्पेस क्राफ्ट के अलावा भी अलग अलग आकृतियों के होने की सूचना भी दी है। इन सब घटनाओं की पहली सूचना नील आर्मस्ट्रांग ने दी जब उन्होंने बेस से सैटर्न मिशन के रॉकेट का हवाला देते हुए पूछा कि अभी वो किस जगह पे है। बेस ने 3 मिनट के बाद जवाब दिया कि वो रॉकेट नील आर्मस्ट्रांग के शिप से करीब 6000 मील दूर है जो कि चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसका जवाब सुनकर नील आर्मस्ट्रांग ने जो कहा वो बेस वालों के लिए चिंता की बात बन गई। आर्मस्ट्रांग ने कहा कि एक अनजान शिप उनके शिप के साथ साथ उड़ रही है जो दिखने में मेटालिक है और उसकी बनावट सिलेंड्रिकल है और उसमें से किसी प्रकार की लाइट निकल रही है और कुछ देर में वो चीज़ दिखना बंद हो जाती है। तो नील नीचे बेस से इसका क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो उनको बताया जाता है कि शायद वो किसी मेटल का टुकड़ा होगा जो सन के रोशनी से चमक रहा होगा और वो एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट कर रहा है। इसके बाद की सबसे सनसनीखेज ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई जो कि आर्मस्ट्रांग और ह्यूस्टन के बेस के बीच तब हुई जब आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। चांद की सतह पर पहुंचते ही रेडियो कॉन्टैक्ट 2 मिनट के लिए टूट गया, लेकिन आर्मस्ट्रांग अब भी दूसरे रेडियो के द्वारा अपनी बात बोल रहे थे जिसमें वो अपनी और अपने साथियों के हेल्थ के बारे में सूचना दे रहे थे। बट एक्चुअली वो दूसरे रेडियो पर ये बोल रहे थे कि वो मेटालिक ऑब्जेक्ट चांद की सतह पर दोबारा एक पहाड़ के पास दिखाई दे रहा है। और चौंका देने वाली बात ये बताई गई कि आर्मस्ट्रांग ने वहाँ पर किसी तरह के बिल्डिंग्स होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उसी बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द वो मेटालिक सा दिखने वाला यान पार्क किया गया है और उन्होंने बहुत सारे फोटोज भी लिए अपने सूट में लगे कैमरे से जो कि आज तक पब्लिश नहीं की गई। और उन्हें नीचे से तुरंत ऑर्डर आया कि वो जल्द ही अपने लैंडर में बैठ जाएं और लैंडर के अंदर आने से पहले वो साइंटिफिक इक्विपमेंट वहीं चांद की सतह पर छोड़ दें। आर्मस्ट्रांग ने जवाब दिया कि उन्होंने वो इक्विपमेंट रख दिया है लेकिन वो चांद पर अनजान लोगों के नज़रों में साफ दिख रहे हैं। और आर्मस्ट्रांग ने यह भी बताया कि उन्हें डर है कि अगर वो वहां से गए तो शायद वो अनजान लोग धरती वाला वो इक्विपमेंट उठाकर ले जाएंगे या तोड़ देंगे। ऐसे बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्होंने प्राइवेट में आर्मस्ट्रांग से चांद के रहस्य के बारे में पूछा है और आर्मस्ट्रांग ने हर बात सच सच बता दिया। और उन्होंने कहा कि बेस पर लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और आर्मस्ट्रांग ने यह भी बताया कि वो अनजान यान ने उन्हें चांद से चले जाने की चेतावनी भी दी थी। अक्टूबर 2018 में 2 यूफोलॉजिस्ट की मौत ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि वो 2 लोग अमेरिकन सेना के किसी खास विभाग से थे और उन्होंने नासा पर गहरे इल्ज़ाम लगाए थे कि कैसे नासा ने चांद पर होने वाले अनोखी गतिविधियों की जानकारी सारी दुनिया से छुपा रखी है। बॉब डीन यूएस आर्मी में सार्जेंट मेजर के पोस्ट पर काम कर चुके थे और ज़्यादातर उनका वक्त यूरोपियन देशों में काम करते हुए गुजरा। और इसी दौरान उन्होंने नासा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि चांद पर फिल्माए गए 40 फिल्म रोल्स नासा ने बर्बाद कर दिए जो अपोलो 11 के मिशन के दौरान लाए गए थे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उनके हाथ एक ऐसी फाइल की कॉपी लगी थी जिसमें साफ साफ बताया गया था
कि धरती पर बाहरी दुनिया की सिविलाइजेशन बहुत जल्द हमले करने वाली है। इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे एलियन स्पेसक्राफ्ट के फोटोज और कुछ चांद पर मरने वाले लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी थी। इस खुलासे के एक हफ्ते के बाद 11 अक्टूबर को टक्सन शहर में डीन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ठीक उसी तरह एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट कार्ल वुल्फ की मौत भी एक सड़क दुर्घटना में हुई और वुल्फ भी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने चांद पर एलियन होने जैसी खबर पर आवाज उठाई थी और उन्होंने भी एक जरूरी दस्तावेज के हाथ लगने का दावा किया था। 1965 में वुल्फ की पोस्टिंग लैंगली एयरफोर्स बेस वर्जीनिया में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के फील्ड में हुई थी। उनका मेन काम वहां पर रखे हुए सारे फोटोग्राफिक मशीन्स की देखभाल और मेंटेनेंस करना था, जिसमें कि ज्यादातर वियतनाम से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोस सेव्ड थी। लेकिन एक दिन उन्हें नासा के ल्यूनर प्रोजेक्ट के काम के लिए असाइन किया गया। उन्होंने बताया कि बेस की दूसरी तरफ उन्हें ले जाया गया, जहां उनके अलावा कुछ साइंटिस्ट भी थे और कुछ और भी लोग थे जो सिविलियन ड्रेस पहने हुए थे। उन्हें एक रूम में ले जाया गया जहां पहले से एक आदमी मौजूद था और वहां ये बताया गया कि नासा मिशन की एक फोटोग्राफिक मशीन काम नहीं कर रही है, जिसमें बहुत ज़रूरी फोटोज एंड वीडियोज हैं और उसी को सुधारने के लिए वुल्फ को अपॉइंट किया गया है। वुल्फ का काम उस मशीन की मरम्मत करना था और मरम्मत करने के समय वुल्फ को गलती से कुछ मिल गया था। उन्हें कुछ फोटोज मिले जिसमें टावर्स, किले और मशरूम की शेप में कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा था जो कि चांद के अंधेरे हिस्से में मौजूद था। NCO को लगा कि वुल्फ शायद ये जानकारी पब्लिक कर देगा और उन्हें डर था कि शायद शाम के न्यूज़ के द्वारा ये जानकारी पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। और वुल्फ को भी यही लगा कि शायद सरकार इस बात को पब्लिक तक पहुंचा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2001 में वुल्फ ने 20 और लोगों को इकट्ठा किया और पब्लिकली सारी स्टोरी बता दी। उन फोटोज में बहुत सारे ऐसे अनजान स्पेसक्राफ्ट थे जो चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगाते दिखाई दे रहे थे और कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन थे जिनकी ऊंचाई मीलों लंबी थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि चांद का ऊपरी सतह बस एक दिखावा है, जबकि चांद शायद एक स्पेस स्टेशन जैसा है जो कि बाकी के एलियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके कहने का यह मतलब था कि जैसे अर्थ के बारे में कहा जाता है कि अर्थ के सतह के नीचे बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं जिसके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता, ठीक उसी तरह इस थ्योरी को चांद से जोड़ा जा रहा है। इसी हॉलो मून के थ्योरी की वजह से आर्मस्ट्रांग ने चांद के सतह पर एक साइंटिफिक इक्विपमेंट रखने की बात की थी और वो इक्विपमेंट एक सेस्मोमीटर था जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सके कि मून की हॉलो थ्योरी में कितनी सच्चाई है और अगर मून हॉलो है तो उसके सतह के नीचे क्या छुपा है। और 1972 से 1977 तक इस इक्विपमेंट ने बहुत सारे सेंसिटिविटी रिकॉर्ड किए जिससे ये पता चल सका कि चांद की सतह के नीचे कुछ गतिविधियां तो हैं। इसीलिए अपोलो 12 मिशन में यह डिसीजन लिया गया कि स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर क्रैश करके सतह पर होने वाले वाइब्रेशन को रिकॉर्ड किया जाए और जिससे सतह के नीचे के हॉलो का अंदाजा लगाया जा सके। और यही हुआ और हमें अपोलो 12 के क्रैश होने की कुछ और कहानी बताई गई। इस क्रैश के होने से हॉलो मून के सतह पर एक जोर का वाइब्रेशन हुआ और एक इको साउंड पैदा हुआ जो स्पेस में सुना भी गया और ये सारी चीज़ों से यह साफ हो गया कि चांद ठोस नहीं एक हॉलो सेलेस्टियल बॉडी है। नासा के पास इन सब का कोई जवाब नहीं और जब पूछा जाए तो वो इन सारी घटनाओं को किसी और चीज़ से जोड़कर कुछ और कहानी बता देते हैं। चांद पर घटी घटनाओं को तकनीकी खराबी का नाम दिया गया और आज तक वो सच पूरी दुनिया से छुपा लिया गया जो चांद की सतह पर बीत चुकी है। और शायद यही एक ख़ास वजह है कि इंसान 50 सालों से चांद की सतह पर अपना कदम नहीं रख सका। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी मिस्टीरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।